नमस्कार विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आपको और आपके श्रोताओं को दोनों को मेरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य मैं आपके चैनल पर पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। सर मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी कि आप मेरे चैनल पर आए और हम किसी ना किसी विषय पर बात करें। तो आज का जो विषय है वो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है सर। बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है उनकी 3 दिन के अमेरिकी दौरे की, लेकिन कायदे से देखा जाए तो वो 10 दिन देश से बाहर थे सर। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि 3 दिन के दौरे के दौरान कुल मिलाकर 5 या 6 घंटे तक वो पब्लिक डोमेन में रहे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बाकी समय कहां बिताया, 3 दिन के अमेरिकी दौरे के बाद वो 4-5 दिन कहां पर रहे, इस पर सवाल उठ रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को? मुझे लगता है अंजू जी, एक चीज के लिए तो आपको उन्हें माफ करना पड़ेगा। हम लोगों को राहुल गांधी जी के पूर्व भाषणों का, पूर्व इंटरेक्शंस का अनुभव है। तो यदि आपको 5 घंटे 7 घंटे वो यदि पीछे के 3 दिन में दिखाई दिए हैं, तो ये मान के चलिए कि उसके पीछे 15 घंटे की कसरत भी रही होगी उन्हें समझाने की कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। एक लंबी मेहनत लगती है ना उनको समझाने बोलने के लिए। तो इसके लिए आप उन्हें माफ कीजिए, परंतु ये निश्चित ही चिंता का विषय है कि वो 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में ही शायद दिखाई दे रहे हैं, और या 8 से 10 के बीच में दिखाई दे रहे हैं, और फिर आज 16 की वापसी हो रही है। तो 11 से लेकर 16 तक वो कहाँ थे, किससे मिलते रहे, ये निश्चित ही एक चिंता का विषय। एक विपक्ष का नेता, वो एक बहुत जिम्मेदार पद है। लोग जब पब्लिक लाइफ में होते हैं तो कायदे से माना जाता है कि उनका कुछ भी निजी नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ भी, मतलब, परंतु उनके बारे में ये पता होता है, ठीक है वो छुट्टी भी मना रहे हैं, उनका कुछ निजी भी समय है, तो ये माना जाता है कि वो जानकारी तो रहे कि कहाँ पर हैं, किस शहर में हैं, कहाँ वो अपना अवकाश ले रहे हैं। वो ठीक है, सब लोगों की तरह उनको भी अवकाश लेने का पूरा पूरा अधिकार है, परंतु जगह कौन सी रही, कहाँ बैठे रहे, इतना तो सबको पता रहता है। मोदी जी जाए या कोई और भी व्यक्ति जाए, इतना तो सबको पता रहता है। लालू जी भी कहीं गए हुए हैं या कोई और नेता भी कहीं पर गया हुआ है, तो ये जानकारी रहती है कि भाई वो चिकित्सा कारणों से कहीं पर रुके हुए हैं, इस वक्त कहीं छुट्टी मना रहे हैं, अपने परिवार के साथ में है, कुछ भी जो रहता है। तो ये चीजें, ऐसी अपेक्षा नहीं रहती है कि एक एक हफ्ते कोई इतना जिम्मेदार व्यक्ति, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी होता रहा है। पर सर वही आप सही कह रहे हैं ना कि नेता प्रतिपक्ष है, एक हफ्ते तक पता ही नहीं है कहाँ नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि उनके दौरों में ये हमेशा देखा गया है, एक सीक्रेट पहलू रहता है, एक ऐसा समय रहता है जब किसी को पता नहीं होता है कहाँ है, और कांग्रेस भी बताने से बचती है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो ऐसी देश विरोधी ताकतों से शायद मिलते रहे हैं इस दौरान? निश्चित ही, देखिए, स्थिति अगर स्पष्ट करनी हो तो वो तो कांग्रेस ही कर सकती है, चाहे ओवरसीज कांग्रेस का काम हो या यहाँ देश की कांग्रेस है, उनका काम है कि वो स्पष्ट करें कि नेता प्रतिपक्ष, हमारा नेता कहाँ पर है, उसके बारे में। नहीं है तो फिर लोग अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं। अच्छा, एक बात जो आपने कही पहले, जैसे सुनीता विश्वनाथन से उनकी मुलाकात हुई, जो जॉर्ज सोरोस की पॉकेटमैन है, या अब की बार इल्हान उमर से जो उनकी मुलाकात हुई, या ऐसा नहीं है, वो पिछले दौरों पर भी इस तरीके के ही काम करते रहे। आईसीएआर, या जो वहां पर एक इस्लामिक संस्था है, इस्लामिक सेंटर फॉर नॉर्थ अमेरिका, उसके कुछ पदाधिकारियों से वो मिलते रहे, जिनके के जमातियों से और आईएसआई से सीधे सीधे संबंध हैं, ऐसे लोगों से भी वो मिलते रहे। तो फिर बाकी के, और उन उन इंटरेक्शंस का कोई ब्यौरा किसी के सामने ना आए, तो फिर निश्चित ही संदेह उत्पन्न होता है। संदेह उत्पन्न होता है कि भाई क्या हुआ ऐसा कि, और ये तो वो फोटोज हैं जो हमारे सामने आ गई, बाकी जो 5-6 दिन की जो कुछ तस्वीरें ही नहीं है, वीडियो ही नहीं है, वहां किससे मुलाकात हो रही है, किससे नहीं मुलाकात हो रही है, तो ये सब संदेह के घेरे में आता है। अरे ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा अंजू जी। आप देखिए ना, पिछली यात्रा जो इनकी अमेरिका यात्रा थी, उसमें तंजीम अंसारी, जवाद अहमद, ये 2 शख्स जो थे, ये दोनों के दोनों इस्लामिक सेंटर फॉर नॉर्थ अमेरिका से संबद्ध व्यक्ति हैं, और वो संस्था सीधे सीधे पाकिस्तान के जमाते इस्लामी से संबद्ध है, वो जो संस्था है। और वो संस्था हिजबुल मुजाहिदीन, जैशे मोहम्मद जैसी संस्थाओं का खुलेआम समर्थन करती है। राहुल गांधी बच्चे हैं, देश को लीड करने के लिए तैयार बैठे हैं, प्रधानमंत्री बनने का दम भरते हैं, इनको नहीं पता ये किन लोगों से मिल रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन क्या है, उसका देश के लिए एजेंडा क्या है, जैशे मोहम्मद क्या है, उसका देश के लिए एजेंडा क्या है,
है ना। फिर उसके बाद मोहम्मद असलम, मिनाज खान, इस प्रकार के लोग हैं। ये भी इंडियन अमेरिकन काउंसिल, इंडिया के खिलाफ जो रिजोल्यूशंस आते हैं अमेरिकी पार्लियामेंट में, उसकी ये मूविंग फोर्स हैं। उन लोगों के साथ में वहां पर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, पिछली जो इनकी यात्रा हुई थी, अमेरिकी यात्रा, उस पर इन सब लोगों से मिलने पर काफी बावेला हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, परंतु उसको वो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बिल्कुल कुछ दो पैसे का असर ही नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा आप इन लोगों से आहत हैं तो मैं आपको इससे भी बड़े ओहदे की, जो इस्लामिस्ट है, जो शायद आज की तारीख में अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पॉलिटिशियन अगर बोली जाए, इल्हान ओमर, मैं उससे मिलके दिखा देता हूं, मुझे उसमें भी कोई गुरेज नहीं है। वो एक स्टेटमेंट है उनका, वो उनका एक स्टेटमेंट है कि आप वो कर सकते हैं वो करें, मैं ऐसी ताकतों के साथ खुलकर खड़ा हूं। सर, आप ये सोचिए कि राहुल गांधी के दौरे में, जैसे आप कह रहे हैं कि 15-15 घंटे समझाने में भी लगता है, एक पूरा का पूरा उनका इकोसिस्टम है जो तैयार करता है कहाँ किसको किससे मिलना है। एक इंडिया टुडे का पत्रकार भी पिटा है वहां पर, लिटरली पीटा है उसको राहुल गांधी की टीम ने। सैम पित्रोदा से सवाल पूछ लिया था कि राहुल आएंगे तो क्या बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करेंगे? अमेरिकन लॉ मेकर्स के सामने तो पिट गया, 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, इंटरव्यू भी डिलीट कर दिया गया। अब सोचिए, ये प्रेस की आजादी कांग्रेस की नजरों में है, लेकिन क्या उनको इल्हान उमर के बारे में नहीं पता है कि कैसे वो भारत के खिलाफ एजेंडा लेकर चलती है, पीओके पहुंच जाती है, क्या क्या नहीं करती है वो। लेकिन उसके साथ बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो तस्वीरें दिख रही है उसमें बैठे हुए हैं, तो ये भी तो पता चलना चाहिए कि वहां डिस्कस क्या हुआ। तस्वीरें तो आ गई, लेकिन कितने घंटे की वो मुलाकात थी, उस मुलाकात में क्या क्या बातें, क्या क्या मुद्दे डिस्कस किए गए, ये तो जानना इस देश की जनता का हक है। वो भी तब जब हमारे देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस बैठक में बैठे हैं। एकदम सही बात है, एकदम। इल्हान उमर सिर्फ भारत विरोधी नहीं है, उनको अमेरिका के अंदर एक इस्लामिस्ट के तौर पे बाकी के राजनीतिज्ञ भी देखते हैं। उनकी जो एंटी इजराइल पोजीशन है, वो वो ब्रॉडली एक उसको एंटी सेमाइट पोजीशन भी माना जाता है, क्योंकि वो एक इजराइल स्टेट के किसी एक एक्ट के लिए नहीं, वो वहां अमेरिका में रहने वाले ज्यूज के ऊपर भी इस तरीके की तनकीदें करती रही हैं। उनको भी ड्यूअल सिटीजनशिप जैसे उन पे आरोप लगाती रही हैं कि अमेरिका के ज्यूज की सिर्फ अमेरिका के प्रति निष्ठा नहीं है, दूसरे भी किसी एक दूसरे, वो ऐसे खुलेआम एंटी सेमाइट टाइप के स्टेटमेंट्स देती रही हैं। और उनको जो हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स होती है, उस पे से इसी प्रकार के स्टेटमेंट्स के लिए वहां से हटाया गया है। मतलब उनकी स्थिति वो देखिए कि जैसे हमारे यहाँ किसी पार्लियामेंट्री कमेटी से किसी व्यक्ति को दुराचरण, गलत आचरण के लिए हटा दिया जाए, उसकी क्या रेपुटेशन है। उससे जाकर राहुल गांधी मिल रहे हैं। और बांग्लादेश के बारे में आपने कहा, बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में आपने कहा कि भाई उनके ऊपर कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं थी, सीधी एक प्रश्न आया, उसके बारे में कुछ भी बोल सकते थे, परंतु वो जिन लोगों से मिल रहे हैं, अब हम लोग तो यही कयास लगाएंगे ना कि कैसे लोगों से मिल रही है, उनका दबाव रहा होगा कि वो उस पे ऐसा उनका कोई स्टेटमेंट ही ना जाए जो बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार से इंटरप्रेट किया जा सके। तो किसी तरह से उसको एक हेडलाइन ना मिले, कोई हेडलाइन ना बने, तो वो किन ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, ये इस बात से पता चलता है। एक बहुत मामूली सा सवाल था, बहुत एक इसको कहेंगे इनॉक्युअस सा सवाल था जो इंडिया टुडे के पत्रकार ने उठाया, उसके ऊपर पूरी तरह से हिंसात्मक हो जाना, फोन छीन लेना, फोन में से इंटरव्यू को डिलीट करने का प्रयास करना, ये कहना कि साहब इस फोन को भी हम और 4 दिन तक रखेंगे अपने पास, ऐसा उस पत्रकार ने ही स्वयं कहा है। ये बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। सर, इंटरव्यू डिलीट करने की कोशिश नहीं, इंटरव्यू डिलीट कर दिया गया और फिर उसके बाद भी पूरा फोन चेक किया गया जबरदस्ती, क्योंकि उसका आईफोन था जो फेस से लॉक था, तो उसके फेस के पास उसको बंधक बनाकर मोबाइल रखा गया, फिर वो अनलॉक किया गया, उसके बाद उसमें से डिलीट किया गया। ये सब कुछ हुआ है 3 घंटे में उसके साथ। लेकिन सर, राहुल गांधी जो जो स्टेटमेंट वहां देकर आए हैं और इल्हान उमर से मिलकर आए हैं, सब कुछ करके आए हैं, उन पर एक प्रेशर रहा होगा। अब अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए $202 बिलियन की मदद का ऐलान कर दिया है, और वहां पर जो केयर टेकर पीएम बैठे हैं, मोहम्मद यूनुस बैठे हुए हैं, वो भी तो अमेरिका के पिट्ठू हैं। तो इसका मतलब तो साफ है कि बांग्लादेश में जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसका भी डीप स्टेट से ताल्लुक है, और राहुल गांधी की मुलाकातें भी डीप स्टेट के लोगों से हुई हैं, एक ही साथ चल रहे हैं सब मिलकर। इसीलिए राहुल गांधी ने परहेज किया कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में एक शब्द ना बोला जाए। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
यूक्रेन की जो मैदान क्रांति 2014 में जो यानुकोविच को हटाया गया, या फिर बांग्लादेश में अब जो जिस प्रकार का तख्ता पलट हुआ शेख हसीना के खिलाफ, उसका टेम्पलेट यदि आप देखें तो वो वही टेम्पलेट है जो पिछले कुछ एक वर्षों में भारत में ट्राई हो रहा है। कुछ एक लोगों को एक मैदान में उतारा जाता है, वो इलेक्शंस के प्रति अविश्वास पैदा करेंगे, वहां के चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास पैदा करेंगे। कुछ लोग फैक्ट चेक करने के नाम पर एक एजेंडा चलाएंगे, तो और कुछ लोग जो ये अमेरिकी राजनयिक जो है सीधा सीधा दबाव बनाएंगे, जहां जैसे यूक्रेन के अंदर विक्टोरिया न्यूलैंड तख्ता पलट के एकदम बात तय कर रही है कि कौन कहां पर किस प्रकार का मंत्री बनेगा। इसी प्रकार से पूरी कैबिनेट जो अभी अंतरिम कैबिनेट बांग्लादेश की है वो वहीं पर तय हुई है। और ऐसे लोगों को जिन जिन लोगों ने इस तख्ता पलट में हिस्सा लिया उनको इनाम मिल रहे हैं, उनको सत्ता में बिठाया जा रहा है। आप वो सब कुछ देखें तो यहाँ पर पूरी तरीके से उसी तरीके का एक टेम्पलेट बना चला जा रहा है। इलेक्शन वॉच के नाम पर यहाँ पर लोगों को उतारा जा रहा है। एक वो फॉरेन पत्रकार क्रिस्टोफ जेफरलॉट, वो जिस प्रकार का इंटरवेंशन यहाँ की राजनीति के अंदर कर रहे हैं, तो वो और ऐसा दिखता ही है, बिल्कुल खुलकर दिखता है कि राहुल गांधी अमेरिका का प्यादा बनने के लिए तैयार भी क्या, उतावले बैठे। सर, राहुल गांधी ने सिख समुदाय को लेकर जो स्टेटमेंट दिया, पता नहीं कहां से ये सब बातें बोल दी कि कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, पता नहीं सिख लोग गुरुद्वारे भी जाएंगे। इसको लेकर बवाल जमकर हुआ। अब केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर सीधे सीधे हमला बोला, उनको तो देश का नंबर 1 आतंकवादी बता दिया और ये कहा कि वो तो भारतीय है ही नहीं, इसलिए उनको भारत से प्यार ही नहीं है। तो सर, इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए? बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है, कांग्रेस को बड़ा ऐतराज है, उनका कहना है कि जो केंद्रीय मंत्री उनको माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले तो अंजू जी ये देखिए कि क्या भारत में वास्तव में ऐसी स्थिति है कि सिखों को पगड़ी बांधने पे और ये सब चीजों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वो अपना प्रधानमंत्री स्वयं पग बांधकर कितनी बार गुरुद्वारों में आपको जाते हुए दिखाई देंगे। दूसरे नेता भाजपा के, सिक्खी को जो सम्मान भाजपा नेताओं ने दिया है वो शायद राजनीति में और किसी दल ने आज तक नहीं दिया होगा, जबकि ये लोग, क्योंकि वो अपने आप को, वो सिखों को हिंदुओं से अलग मानते ही नहीं। ये जो भी संघ परंपरा से निकला हुआ व्यक्ति है, जो भाजपा को भी जो थोड़ा बहुत जानता है, ठीक है, सिखों के अंदर कुछ इस प्रकार के एलिमेंट हो सकते हैं जिनको दुराव है या उनकी कुछ शिकायतें हैं, जेन्युइन हो ना जेन्युइन हो, वो एक अलग बात है। पर जो रिस्पेक्ट भाजपा लीडरशिप सिक्खी को देती है वो किसी से छुपी नहीं है। प्रधानमंत्री ने बाल दिवस घोषित किया शहजादों की मार्टिरडम पर, है तो वैसी स्थिति के अंदर इस प्रकार के आरोप लगा देना, ये आग लगाने वाले काम। ये उनका प्रयास है कि किसी भी प्रकार से एक और वर्ग जो है जाकर सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए और सड़कों पर उतरे। रही बात बिट्टू जी के स्टेटमेंट की, तो बिट्टू जी का स्टेटमेंट थोड़ी सी अतिशयोक्ति जैसा लग सकता है, परंतु राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो इल्हान उमर जैसे लोगों के साथ या तंजीम अंसारी जैसे लोगों के साथ या जवाद अहमद जैसे लोगों के साथ जाकर जब खड़े हो जा रहे हैं, या जैसा अभी एक बांग्लादेशी पत्रकार हैं सलाउद्दीन शोएब, उन्होंने आरोप लगाए थे कि अब वहां पर जाकर बेगम खालिदा जिया के बेटे से मिल रहे हैं, ये जाकर वहां पर क्या कर रहे हैं? ये ऐसे कैसे एलिमेंट से जाकर जो मिल जा रहे हैं। तो इल्हान उमर जैसा व्यक्ति तो बिल्कुल धुर विरोधी है ही ना, भारत विरोधी है ही ना। आपको भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने में कोई ऐतराज नहीं है, जो वैसी ताकतें जो कि भारतीय संप्रभुता को नहीं मानती, इंडियन सॉवरेनिटी को नहीं मानती और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जाकर चली जाती हैं, दौरा कराती हैं। ये इतना कंट्रोवर्शियल, इतना प्रोवोकेटिव एक्ट था जिसके लिए यूएस को, स्टेट को, गवर्नमेंट को उनको बोलना पड़ा कि ये इल्हान उमर का निजी मामला है, ये अमेरिकी सरकार की नीति नहीं है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हम दौरा करें, क्योंकि वो हम उसको जो है एक कभी भी एक डिस्प्यूटेड, और उसमें भारत, डिस्प्यूट का मतलब ये भी है कि भारत का भी उस पर क्लेम है, उस क्लेम के को वायलेट करते हुए, भारत की सोवरेनिटी को चैलेंज करते हुए इल्हान उमर वहां दौरा करती है। और ये व्यक्ति, ये फिर वही बात के बच्चे नहीं है, तो ये उनसे जाकर वहां मिल रहे हैं, तो भारत विरोधी ताकतों के साथ तो खड़े ही हुए हैं, वो बेशर्मी के साथ खड़े हुए हैं वहां पर। सर, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया, आप देखो, वो खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू
उसने तो एक लंबा चौड़ा विज्ञप्ति जारी कर दी, रिलीज जारी कर दिया, कहा कि राहुल गांधी ने बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। यही तो हम कह रहे हैं कि सिख जो है उनको भारत में ये सारे अधिकार नहीं मिल रहे, धार्मिक आजादी नहीं है, इसीलिए तो हम खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी एक स्टेटमेंट देते हैं सर, कभी इमरान खान वो स्टेटमेंट उठाकर यूएन में कोट कर देते हैं, और अब पन्नू कोट कर रहा है। तो राहुल गांधी किस खेमे की तरफ खड़े नजर आ रहे हैं? वो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं सर, तो क्या उनके बयान देश विरोधी दायरे में नहीं आएंगे? जी बिल्कुल निश्चित है। आप राजनीति में इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी से भी मिलता है, किसी से चर्चा करता है, अपनी फोटो अपने ही समर्थकों द्वारा जब प्रकाशित कराता है तो बहुत सोच समझ कर कराता है। वो ऐसा नहीं है, जब इन पत्रकार महोदय का तो आपने फोन भी छीन लिया और उसमें से आप बता रही हैं कि इंटरव्यू डिलीट तक भी कर दिया, और इल्हान उमर की आप फोटो छपवा रहे हैं। तो आप सब सोच समझ कर ही कर रहे हैं ना, ये सारे कामों को सोच समझ कर ही कर रहे हैं ना। 2008 में क्या एमओयू साइन हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन के उसके साथ, वो भी तो पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आया, सिर्फ फोटो ही आई है उसकी, लेकिन उस एमओयू में था क्या आज तक किसी को नहीं पता। कांग्रेस बताने को तैयार ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो फिर शक लोगों के मन में पैदा होता है ना कि कांग्रेस शायद कुछ ऐसा काम कर रही है जो भारत के हित में नहीं है। वह भी है, और आप देखिए वो तो उस एमओयू के अंदर क्या है वो फिर दोबारा कांग्रेस ही बता सकती है, परंतु चीन की तारीफ तो इस दौरे पर भी राहुल गांधी कर ही आए। चीन के खूब कसीदे पढ़े उन्होंने कहा है चीन की मैन्युफैक्चरिंग, अमेरिका तक में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, पर चीन के अंदर कोई अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जबकि चीन के आप आंकड़े देखें, कोई व्यक्ति एक तो ये भी होता है कि इनको लगता यह है कि शायद आंकड़ों को कोई चेक नहीं करता, जो चाहे वो बोल दें। चीन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमेरिका से अब भी ज्यादा है, ऐसा नहीं है। तो चीन के अंदर अभिव्यक्ति की कहीं आजादी है? चीन के अंदर की कोई डेमोक्रेसी कहीं उसमें दिखाई देती है? यहाँ डेमोक्रेसी का रोना लेकर ये अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रोते रहते हैं, चीन की डेमोक्रेसी के बारे में इनको कुछ नहीं दिखाई देता। वहां उसकी तारीफ करते हैं, हर मंच पर तारीफ करते हैं चीन की। सर बिट्टू जी ने तो यहां तक कहा कि राहुल गांधी तो भारतीय नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, ज्यादातर समय तो बाहर रहते हैं। तो क्या वो सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से जो मुद्दा उठाया जाता है ड्यूअल नेशनैलिटी को लेकर, सिटीजनशिप को लेकर, उस तरफ इशारा कर रहे थे? ये थोड़ा सा सेंसेशनल हो जाती हैं चीजें, परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते एक जिम्मेदार आचरण होना ये राहुल गांधी की स्वयं की जिम्मेदारी है। इस प्रकार के सवाल ना उठें, ये उनकी स्वयं की अपनी जिम्मेदारी है। उनके पास दोयम नागरिकता है या नहीं है, ये मामला शायद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने एक उसके ऊपर निर्णय दिया है, वो हम सब लोगों को मान लेना चाहिए। उस पर उसके बाद ज्यादा कोई चर्चा बात नहीं करनी चाहिए। पर इतना है, आप एक ऐसा, मैं ये ऐसा नहीं कि मैं राहुल गांधी के संबंध में कह रहा हूं या किसी और व्यक्ति के संबंध में, परंतु ऐसा दसियों बार देखा गया है कि देश के अंदर बैठे हुए आपकी निष्ठाएं कहीं और होती हैं। अमेरिकी पॉलिटिक्स के तक के अंदर आप एक टर्म सुनते होंगे, मंचूरियन कैंडिडेट, कि मतलब चीन द्वारा पाला गया, पोसा गया और अमेरिका की राजनीति में उतार दिया गया। भारत में जो मित्रोकिन आर्किव्स है उसको आप देख लीजिए, वो भारत के उस कालखंड की जो राजनीति थी उसके बारे में पता है कि किस प्रकार से केजीबी की जेब में भारत के राजनीतिज्ञ रहा करते थे। तो ये शंकाएं उठती रहेंगी। आप कैसा आचरण करते हैं, और फिर आपने जो बात पहले ही शुरू में कही, सीक्रेसी जो रहती है इन यात्राओं को लेके, वो सीक्रेसी हम लोग और आप लोग नहीं पैदा कर रहे, वो सीक्रेसी राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से रहती है, और वो सीक्रेसी जब तक रहेगी बाकी के लोग कयास लगाते रहेंगे। आप किस प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं उसके आधार पर वो कयास लगाते रहेंगे। सर कांग्रेस मांग कर रही है, जी सर कांग्रेस मांग कर रही है कि नवनीत सिंह बिट्टू को माफी मांगनी चाहिए, तो लेकिन क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे जो कुछ उन्होंने सिखों को लेकर अमेरिका में कहा? उसको लेकर जो उन्होंने एक पत्रकार के साथ आचरण हुआ उनके सामने, उसको लेकर वो कभी माफी मांगेंगे? वो एक दसियों बार उनके उस प्रकार के आचरण रह चुके हैं। वो तो कोई सवाल उनके सामने उठा देता, उसको सीधा जो सवाल भी उनके प्रतिकूल हो, अनुकूल ना बैठे, तुरंत बोलते हैं आप भाजपा के एजेंट हैं। वो ये उनके दसियों अपने आचरण है जिसके लिए वो माफी मांगे। जिस प्रकार की राजनीति राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने शुरू कर दी है, ये तो मतलब एक पूरे कीचड़ के तालाब में बैठे हुए हैं, खुद बैठे हुए हैं, दूसरे लोगों पर क्या माफी मांगने की बात कर रहे हैं।
इनका खुद का आचरण देखिए। जो राजनीति राहुल गांधी ने जिस निम्न स्तर पर लाकर खड़ी करी है भारत की, वैसी निम्न स्तर की राजनीति आज तक कभी इस देश के अंदर नहीं। ये बहुत, और ये निम्न नहीं है, ये खतरनाक भी है। ये खतरनाक स्तर की राजनीति देश के अंदर जो शुरू हो गई है। दो नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने बोला था कि जो बांग्लादेश के अंदर हो गया उसको हम यहाँ पर भी, भारत के अंदर भी दोहरा सकते हैं। उनमें से एक नेता सलमान खुर्शीद काफी बड़े कद के नेता हैं, छोटे मोटे नेता नहीं है। तो ये गंदगी से ज्यादा अब ये खतरनाक स्तर की राजनीति राहुल गांधी की तरफ से हो रही, कांग्रेस की तरफ से हो रही है। माफी इन लोगों को पहले देश से मांगी। सर खतरनाक भी है क्योंकि आप सोचिए कि राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष है, बहुत सारी कमेटियों के वो मेंबर भी होंगे सर, और ऐसी कमेटियां जिनमें देश के हित को लेकर बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, उनमें भी राहुल गांधी बैठते हैं या नहीं? और अगर राहुल गांधी इस तरह से पीएम मोदी के दौरे से ठीक 2 हफ्ते पहले अमेरिका जाएं और भारत को लेकर अनाप शनाप बोलकर आ जाएं, भारत की इमेज को खराब करने की कोशिश करें, पीएम मोदी तीसरी बार धांधली से पीएम बन गए हैं, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करें, तो ये तो अपने आप में बहुत खतरनाक है ही ना। ये बिल्कुल उस टेम्पलेट में फिट होता है। देखिए, अमेरिकी इंटरवेंशन का 2 बेसिस होते हैं हमेशा। अमेरिका का जो इंटरवेंशनिस्ट मॉडल है, जिसमें इन्होंने करीब 60-70 से ज्यादा सरकारें गिराई हैं, मतलब 60-70 से ज्यादा अटेम्प्ट्स किए हैं सरकारों को गिराने के, वो उसके ऊपर कई सारी किताबें हैं लोगों की। तो वो टेम्पलेट में 2 मुख्य बिंदु रहते हैं। एक तो माइनॉरिटी ऑपरेशन, और दूसरा रहता है कि किसी देश के अंदर डेमोक्रेसी जो है खत्म हो रही है। यही नैरेटिव बिल्कुल एग्जैक्टली इन्हीं 2 बिंदुओं पर चला, जो है वेस्ट की तरफ से चलाया जा रहा है, और राहुल गांधी उसमें जुगलबंदी कर रहे हैं। यहां से देश, कांग्रेस जो है उसके अंदर जुगलबंदी कर रही है। तो बिल्कुल एक स्वाभाविक है कि इसके ऊपर प्रश्न उठेंगे और लोगों के दिमाग में सवाल उठेंगे कि किसके हित की राजनीति हो रही है, कौन कर रहा है। अमेरिकन इंटरवेंशनिस्ट जो एजेंडा है, जो मॉडल है, उसी के अंतर्गत राहुल इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि डीप स्टेट ने लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। ओबीसी मतलब हिंदुओं की जनगणना हो, जाति जनगणना हो, ये जो प्रोपेगेंडा है ये भी डीप स्टेट की तरफ से राहुल को थमाया गया। अब हम ये मानकर चलते हैं कि सिखों को लेकर जो स्टेटमेंट राहुल ने दिया वो भी उनका कोई नया टूल किट हो सकता है। आने वाले दिनों में उसको लेकर भी बवाल मच सकता है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरह की स्टेटमेंट अमेरिकी दौरे के दौरान देख रहा है सर, जवाब तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ एक नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी है। उनकी जिम्मेदारी है देश की जनता को बताने की कि वो कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या क्या मुलाकातें हुई, क्या क्या बातें हुई। लेकिन अब देखना ये होगा सर कि जो बिट्टू जी ने स्टेटमेंट दी उसके बाद जो माफी की मांग हो रही है उसको लेकर क्या किया जाता है, क्योंकि गिरिराज सिंह भी इसी तरह की बातें करते हैं। वो भी तो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने देश विरोधी बातें की, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो इन मुद्दों को लेकर राजनीति आगे चलकर क्या करवट लेती है सर, उस पर तो नजर रहेगी। लेकिन आज आपने इस विषय पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी। मेरे लिए सर आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजू।